अमेरिका और यूरोप में पैनिक मच गया था। सैटेलाइट इमेजेस ने कुछ ऐसा दिखाया जिसमें दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट्स के होश उड़ गए। एक ऐसी मिसाइल जिसको रोकना नामुमकिन है। नाम है ब्यूरोवेस्निक, रशिया का न्यूक्लियर पावर्ड क्रूज मिसाइल। जब 2002 में अमेरिका ने एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी से विड्रॉ किया, रशिया ने एक साइलेंट प्रॉमिस किया था, अगर तुम शील्ड बनाओगे तो हम ऐसी तलवार बनाएंगे जिसे कोई शील्ड नहीं रोक सकता। और वही था ब्यूरोवेस्निक, एक मिसाइल जिसका रेंज थियोरेटिकली अनलिमिटेड है, जो लो ऑल्टीट्यूड पे उड़ सकती है और जिसे रडार पे भी मुश्किल से पकड़ा जाता है। आज के वीडियो में हम देखेंगे ब्यूरोवेस्निक मिसाइल की कहानी, उसके पीछे का साइंस, पॉलिटिक्स और डेंजर, और कैसे इसने यूएसए और यूरोप दोनों को पैनिक मोड में डाल दिया है। बने रहिए एंड तक, क्योंकि ये मिसाइल एक वेपन नहीं है, एक वार्निंग है जिसमें लिखा है नो डिफेंस कैन स्टॉप रशिया। नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। ब्यूरोवेस्निक 9M730 ये व्लादिमीर पुतिन ने 2018 में अनाउंस किया था, और इसकी जो टेस्टिंग हुई वो हुई अक्टूबर 21, 2025 में। इसको स्टॉर्म पेट्रेल के नाम से भी जाना जाता है, और जो नेटो ने इसका डेजिग्नेशन किया है वो किया है SSC-X9 स्काईफॉल। ये न्यूक्लियर पावर्ड है, न्यूक्लियर आर्म्ड है। इसको पावर जो मिलती है वो न्यूक्लियर एनर्जी से मिलती है, और ये न्यूक्लियर वेपन्स कैरी कर सकता है। क्रूज मिसाइल है, अनलिमिटेड रेंज है, लॉन्ग एंड्योरेंस है। पहला सवाल आता है, ब्यूरोवेस्निक की जरूरत क्यों पड़ गई? तो ये कहानी शुरू होती है 1972 से। 1972 में क्या हुआ था? 1972 में यूएसए और यूएसएसआर, जो सोवियत रूस था, जो आज की डेट में जिसे हम रशिया कहते हैं, इन दोनों के बीच में एक ट्रीटी हुई थी, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी, जिसे ABM ट्रीटी भी कहा जाता था। इसका मकसद क्या था? इसका मकसद था स्ट्रेटेजिक ICBM डिफेंसेस को लिमिट करना, ताकि न्यूक्लियर आर्म रेस तेज ना हो। ICBM मतलब इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की जो डिफेंसेस थी उसको लिमिट करना, वो ज़्यादा डिफेंडेबल पॉइंट्स ना मिले। तो इसके की पॉइंट्स क्या थे? दोनों को शुरुआत में 2 डिप्लॉयमेंट साइट्स अलाउ किए गए, एक नेशनल कैपिटल के लिए जो देश की राजधानी है, और एक जहाँ पे ICBM का साइलो था। साइलो मतलब जहाँ पे स्टोर होता है ICBM। 1974 में एक प्रोटोकॉल आया जिसके हिसाब से 2 साइट पर पार्टी। तो यहाँ पे पार्टीज कौन सी थी? एक पार्टी थी यूएसए, दूसरी पार्टी थी यूएसएसआर। तो हर पार्टी को 2 साइट्स दिए गए जिसपे वो अपनी मिसाइल डिफेंस सिस्टम इंस्टॉल कर सकते थे। हर अलाउड कॉम्प्लेक्स पर मिसाइल्स, लॉन्चर्स और रेडार्स की लिमिट रखी गई, ताकि नेशन वाइड मिसाइल डिफेंस ना बन सके। ये जो ट्रीटी था, ये स्ट्रेटेजिक नेशन वाइड एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स को रोकता था। ट्रीटी का लॉजिक क्या था? इसका लॉजिक था, डिफेंस को लिमिट करने से दोनों तरफ के जो ऑफेंसिव आर्सनल हैं, जो हथियार बनाने के, जो वेपन्स बनाने की जो जरूरत है, वो कम हो जाएगी। इससे स्टेबिलिटी बरकरार रहेगी, मतलब एक दूसरे को बर्बाद करने की कैपेबिलिटी बैलेंस में रहेगी। तो कहानी शुरू यहाँ से हुई थी 1972 से। अब आते हैं हम 2002 में। 2002 में जो यूएसए के प्रेसिडेंट थे, जॉर्ज डब्ल्यू बुश, इन्होंने ABM ट्रीटी से विड्रॉ कर लिया। अमेरिका का कहना था कि नए मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स उसकी सिक्योरिटी के लिए जरूरी हैं, ताकि वो रोग स्टेट्स जैसे कि नॉर्थ कोरिया, ईरान, इन देशों से अपने आप को बचा सके। रशिया ने इसको डायरेक्ट थ्रेट समझा। मॉस्को ने सोचा, अगर अमेरिका अपना मिसाइल डिफेंस शील्ड बना लेगा तो हमारे जो न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं वो इंटरसेप्ट हो सकते हैं, हमारी डिटरेंस पावर खत्म हो जाएगी। तो वहां से मोटिवेशन मिला रशिया को एक ऐसा मिसाइल बनाने के लिए जो किसी भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को इवेट कर पाए। यूएसए के इस डिसीजन के बाद रशिया के डिफेंस प्लानर्स ने सोचा, ऐसे वेपन की जरूरत है ही जो किसी भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को कंप्लीटली यूजलेस बना दे, और इम्पॉर्टेंटली उसकी जो रेंज हो वो अनलिमिटेड हो, और उसका जो ऑल्टीट्यूड हो, जिस हाइट पे वो फ्लाई कर रहा है, वो बहुत कम हो, ताकि डिटेक्ट ना हो सके रेडार में। और इसी कॉन्सेप्ट से जन्म हुआ ब्यूरोवेस्निक का। आइडिया क्या था? न्यूक्लियर पावर्ड क्रूज मिसाइल बनाने का।
रशिया ने डिसाइड किया कि कन्वेंशनल फ्यूल से तो जो चलने वाली मिसाइल्स होती हैं उनकी लिमिटेशन होती है, उनकी एक रेंज फिक्स्ड होती है। अगर मिसाइल के अंदर एक मिनी न्यूक्लियर रिएक्टर लगाया जा सके तो उसकी फ्लाइट टाइम और रेंज ऑलमोस्ट अनलिमिटेड हो जाएगी। ये मिसाइल किसी भी रूट, किसी भी डायरेक्शन से घंटों या दिनों तक हवा में रहकर स्ट्राइक कर सकता है, और मिसाइल डिफेंस सिस्टम को उनको ट्रैक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा। इसका एक सिंबॉलिक और पॉलिटिकल मैसेज भी है। ब्यूरोवेस्निक सिर्फ एक हथियार नहीं था, ये एक मैसेज था। रशिया के न्यूक्लियर स्ट्राइक को कोई डिफेंड नहीं कर सकता है, कोई डिफेंस नहीं रोक सकता। रशिया कह रहा था, अगर तुम अपनी ढाल बनाओगे तो हम ऐसी तलवार बनाएंगे जिसे कोई शील्ड रोक नहीं पाएगी। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं। ये न्यूक्लियर पावर्ड है, न्यूक्लियर आर्म्ड है। इसका प्रोपल्शन जो है मिनिचराइज्ड न्यूक्लियर रिएक्टर के थ्रू होता है। अभी मिनिचराइज्ड न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है? इसका मतलब होता है एक छोटा सा न्यूक्लियर रिएक्टर जो रॉकेट या मिसाइल के अंदर फिट हो सके और कंटिन्यूअस हीट या एनर्जी दे पाए। ये नॉर्मली बड़े पावर प्लांट रिएक्टर से बहुत छोटा, लाइट वेट और कॉम्पैक्ट होता है, पर सेम बेसिक प्रिंसिपल पे काम करता है। न्यूक्लियर फ्यूल से हीट निकालना और उस हीट को प्रोपल्शन या इलेक्ट्रिक पावर में कन्वर्ट करना। अब सवाल आता है, प्रोपल्शन क्या होता है? प्रोपल्शन वो पावर या सिस्टम होता है जो मिसाइल या रॉकेट को आगे चलाता है। फॉर एग्जाम्पल, रॉकेट में उसका जो इंजन होता है वो प्रोपल्शन देता है। कार के अंदर भी जो इंजन होता है वो प्रोपल्शन देता है। मिसाइल के अंदर जो रॉकेट बूस्टर होते हैं वो प्रोपल्शन देते हैं, या जो जेट इंजन होते हैं। इसकी जो रेंज है वो 10,000 से 20,000 किलोमीटर मानी गई है। एक IISS है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज। इसकी रिपोर्ट के मुताबिक इसकी रेंज 20,000 किलोमीटर हो सकती है। ये अनवेरिफाइड है, अभी इसका वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। इसका जो ऑल्टीट्यूड है वो बहुत कम है। कितना है? ज़मीन से मात्र 50 से 100 मीटर पे ये फ्लाई कर सकता है ऑल थ्रू आउट इट्स फ्लाइट। मतलब जितनी देर ही हवा में है उतनी देर ये 50 से 100 मीटर की रेंज पे फ्लाई कर सकता है। तो उससे क्या होगा? जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है दुश्मन के, उनके लिए इसे इंटरसेप्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और ये ग्राउंड बेस्ड लॉन्च व्हीकल से लॉन्च हो जाते हैं, और लॉन्च के समय काम क्या आता है? रॉकेट बूस्टर, इनिशियल फेज के लिए। इसके अंदर स्मॉल फ्यूजन रिएक्टर होता है जो प्रोपल्शन के काम आता है। बूस्टर जो है वो स्पीड दे के इसे लॉन्च करता है। उसके बाद न्यूक्लियर रिएक्टर काम आता है क्रूज स्टेज में, और क्रूज स्टेज में ही जो हवा गर्म आती है अंदर, न्यूक्लियर रिएक्टर उसी इनकमिंग हवा को हीट करके कंटिन्यूस थ्रस्ट प्रोड्यूस करता है, और इसी वजह से इस मिसाइल की जो रेंज है ऑलमोस्ट इंडेफिनिट हो जाती है। अब इसकी टेस्ट हिस्ट्री और इंसिडेंट्स की बात करते हैं। 2016 से 18 तक अर्ली फ्लाइट टेस्ट हुए, मल्टीपल फेलियर्स हुए जो वेस्टर्न इंटेलिजेंस ने रिपोर्ट किए। 2017 में माना गया कि एक मिसाइल इनकी समुद्र में खो गई। रशियन नेवी ने रिकवरी ऑपरेशंस कंडक्ट किए थे। 2019 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक न्योनोक्सा एक्सीडेंट हुआ। न्योनोक्सा क्या है? ये एक मिसाइल टेस्ट साइट है। यहाँ पे 8 अगस्त 2019 को एक टेस्ट के दौरान एक इंजन एक्सप्लोजन हुआ जिससे रेडिएशन लीक हुआ, जिसमें रशिया के 5 न्यूक्लियर साइंटिस्ट और 2 इंजीनियर्स मारे गए। ऑफिशियल रीजन क्या बताया गया? आइसोटोप पावर सोर्स टेस्ट के दौरान ब्लास्ट। लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं उनके हिसाब से ये ब्यूरोवेस्निक मिसाइल का पार्ट था। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो रेडिएशन लेवल छोटे समय के लिए, कुछ समय के लिए रेडिएशन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गए। उसकी वजह से आसपास के एरियाज को खाली कराया गया। 2021 से लेकर 24 तक बीच बीच में टेस्टिंग होती रही। कोई कंफर्म्ड लॉन्ग रेंज फ्लाइट की सक्सेस की स्टोरी नहीं आई। 2025 में रशिया ने क्लेम किया कि इस मिसाइल ने 14,000 किलोमीटर और 15,000 की टेस्ट फ्लाइट सक्सेसफुली कंप्लीट की, और ये डिप्लॉयमेंट के लिए तैयार है। पुतिन ने अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से बोला है कि इस मिसाइल की डिप्लॉयमेंट के लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उसे प्रिपेयर करें। एक्सपर्ट का इसके ऊपर क्या एनालिसिस है? एक्सपर्ट्स इसे प्रैक्टिकल नहीं मानते हैं, और इसमें सबसे बड़ा कंसर्न क्या है? रेडिएशन रिलीज का। आपको मालूम है यूएसए ने भी एक ऐसा ही प्रोजेक्ट प्लूटो 1950 और 1960 में किया था। और उसका पर्पस क्या था? उसका पर्पस भी था एक न्यूक्लियर पावर्ड क्रूज मिसाइल बनाना जिसका इंजन न्यूक्लियर रैमजेट हो। गोल था ऐसी मिसाइल डेवलप करना जो अनलिमिटेड रेंज के साथ लो ऑल्टीट्यूड पर उड़ सके और मल्टीपल न्यूक्लियर वॉरहेड्स ले जा सके, सेम एज विद ब्यूरोवेस्निक। इसमें टॉरी 2A और टॉरी 2C ये टेस्ट सक्सेसफुल रहे थे, लेकिन उसके बावजूद यूएसए ने इसे कैंसिल कर दिया।
1964 में। रीजन, क्योंकि ये बहुत डेंजरस था और इन्वायरमेंटली रिस्की था बिकॉज ऑफ रेडियो एक्टिव एग्जॉस्ट। बहुत सारे जो एनालिस्ट हैं ब्यूरोवेस्निक को फ्लाइंग चेरनोबिल बोलते हैं। अभी चेरनोबिल क्या है? चेरनोबिल एक न्यूक्लियर पावर प्लांट था। कहाँ? यूक्रेन में, उस समय के सोवियत यूनियन में। ये कब की बात है? ये 26 अप्रैल 1986 की बात है। एक रिएक्टर में एक्सप्लोजन हुआ जिससे बहुत ज़्यादा रेडिएशन लीक हुआ। रिजल्ट क्या हुआ? 2 लोग तुरंत मरे, बाद में हजारों लोग रेडिएशन एक्सपोजर से बीमार हुए, पूरा शहर खाली कराया गया। ये दुनिया का वर्स्ट न्यूक्लियर एक्सीडेंट माना गया है। स्ट्रेटेजिक एंड मिलिट्री सिग्निफिकेंस, जब ऑपरेशनल हो जाएगा तो ब्यूरोवेस्निक कुड थ्योरेटिकली बाईपास मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स। कहने का क्या मतलब है? एक जो कन्वेंशनल आईसीबीएम होता है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, उसकी ट्रेजेक्ट्री कैसी होती है? जैसे मानिए ए है पॉइंट, यहाँ से लॉन्च हुआ और बी पॉइंट पे हिट करना है उसको, तो ये कुछ ऐसे जाएगा और ऐसे हिट करेगा। और क्योंकि इसकी ट्रेजेक्ट्री जो है एक आईसीबीएम की, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की, इसकी एक फिक्स्ड ट्रेजेक्ट्री होती है, तो इसको ट्रैक कर पाना आसान होता है। लेकिन क्योंकि ब्यूरोवेस्निक एक तो 50 से 100 मीटर की हाइट पर ही ट्रैवल कर रहा है और उसके बाद ये मैनूवर बहुत अजीब तरीके से कर सकता है, पाथ चेंज कर सकता है, तो इसको ट्रैक कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। लेकिन इसका जो प्रैक्टिकलिटी है अभी इस वेपन का, वो अनसर्टेन है। अगर प्रैक्टिकलिटी अनसर्टेन है तो फिर इसका मेन रोल क्या हो सकता है? इसका मेन रोल साइकोलॉजिकल हो सकता है, एक सिग्नलिंग हो सकती है ये वेस्ट को, यूएसए को। इन्वायरमेंटल एंड पॉलिटिकल कंसर्न्स, जो रेडिएशन है उसके रिस्क बहुत ज़्यादा हैं इसमें, क्योंकि इसका ओपन साइकिल रिएक्टर डिज़ाइन है। अगर क्रैश या फेल टेस्ट हुआ तो उसकी वजह से पोटेंशियल कंटेमिनेशन हो सकता है। जो न्यूनॉक्सा एक्सीडेंट था उसने हाईलाइट किया डेंजर इस टाइप के न्यूक्लियर प्रोपल्शन का। और ये न्यूक्लियर सेफ्टी के बारे में क्वेश्चंस रेज करता है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटीज होने के बावजूद। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी क्या है? 1968 में ये साइन हुए, 1970 में ये फोर्स में आए, 190 से ज़्यादा देश इसके मेंबर हैं और इनके मेनली 3 ही मकसद हैं। पहला मकसद है नॉन प्रोलिफरेशन, मतलब नई कंट्रीज को न्यूक्लियर वेपन्स बनाने या पाने से रोकना। दूसरा मकसद है डिसआर्मामेंट, जिन कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनसे धीरे धीरे कम कराने का प्रॉमिस करना। और तीसरा है पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, कंट्रीज को सिविलियन न्यूक्लियर एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, मेडिसिन, रिसर्च के लिए टेक्नोलॉजी यूज करने की परमिशन देना। बाय द वे, इंडिया, पाकिस्तान और इसराइल ने एनपीटी साइन नहीं किया है। ब्यूरोवेस्निक जो है रशिया के एम्बिशन को शो करता है कि वो नेक्स्ट जनरेशन के वेपन्स को डेवलप करना चाहता है जो उसको डिटरेंस कैपेबिलिटी देता है। इसकी जो टेक्नोलॉजी है अभी अनवेरिफाइड है और रिस्की भी है, लेकिन इसका जो मेन वैल्यू है, जो प्राइम मोटिव है, वो लगता है जियोपॉलिटिकल सिग्नलिंग। ये जियोपॉलिटिकल सिग्नलिंग किसको हो रही है? यूएसए को, वेस्ट को। खास करके अभी क्योंकि यूएसए ने यूक्रेन वॉर को रोकने के लिए रशिया पे बहुत ज़्यादा प्रेशर बना रखे हैं, बहुत ज़्यादा सैंक्शंस लगाए हुए हैं, तो ये एक तरीके से दिखा रहा है कि अगर रशिया को जरूरत पड़ी तो रशिया अनकन्वेंशनल स्ट्रेटेजिक सिस्टम्स को भी परस्यू करने से पीछे नहीं हटेगा अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। और इस वजह से यूएसए में और वेस्ट में काफ़ी पैनिक भी है। तो हमारा वीडियो यहीं पे ख़त्म हुआ। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और नीचे कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपके कमेंट से हमें बड़ी खुशी मिलती है, प्रोत्साहन मिलता है, बहुत एनर्जी मिलती है। धन्यवाद। जय हिंद।